हाय एवरीवन, बार्क OCES 2023 का कल जो पेपर हुआ था उसमें और भी कुछ मेरे को मेमोरी बेस्ड प्रॉब्लम मिला। तो फर्स्ट सेशन में और फर्स्ट पार्ट में मैंने 5 प्रॉब्लम कराया था। तो अभी प्रॉब्लम नंबर 6 से स्टार्ट कर रहा हूँ। और आप लोग को कोई प्रॉब्लम याद है अभी भी तो इस नंबर पे आप लोग भेज सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है इस सेशन का। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि द नंबर ऑफ गॉस बोसॉन्स इन SU2N ग्रुप क्या है कि गॉस बोसॉन के लिए नंबर ऑफ गॉस बोसॉन्स इन द SU2SUN ग्रुप के लिए क्या होगा। और SUN ग्रुप के लिए नंबर ऑफ गॉस बोसॉन क्या होगा। दैट मीन्स SUN ग्रुप के लिए जेनरेटर क्या होगा, ठीक है। ये आपने मल्टीप्लिसिटी जो गॉस बोसॉन का होता है उस टॉपिक से पूछा गया था, एक्चुअली क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स से। सबको पता भी है कि फॉर SUN ग्रुप के लिए, ठीक है, कि नंबर ऑफ जेनरेटर जो मिलता है, नंबर ऑफ जेनरेटर, इसको ऐसे ना देके उन्होंने पूछा था कि द नंबर ऑफ गॉस बोसॉन्स, सो दैट मीन्स द मल्टीप्लिसिटी, सो दैट इज द नंबर ऑफ जेनरेटर जो एक्चुअली होता है। ऑप्शन उन्होंने जो दे रखा था, पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि AN और सेकेंड ऑप्शन N² और एक ऑप्शन था 2N और एक ऑप्शन था N² -1। तो फॉर SUN ग्रुप के लिए जो नंबर ऑफ जेनरेटर होता है एक्चुअली जो होता है कि N² -1, ठीक है। जैसे SU3 ग्रुप के लिए जो नंबर ऑफ जेनरेटर होता है कि N² -1, वो एक्चुअली क्या होता है कि 3² -1, दैट इज 8, ठीक है। कोई भी SU3 हो, 5 हो, 2 हो, ऐसे करके कोई भी नंबर हो, उस ग्रुप के लिए जो नंबर जेनरेटर मिलता है एक्चुअली क्या होता है कि N² -1। तो इसलिए ये जो गॉस बोसॉन का जो नंबर होगा SUN ग्रुप के लिए पूछा गया था, इन जनरल जो फॉर्म होता है कि N² -1, वो सही होगा। मतलब इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो एक्चुअली क्या था कि ट्रंकेटेड हार्मोनिक ऑसिलेटर से पूछा गया था क्वांटम मैकेनिक्स से। जो आपको पोटेंशियल देख के पता भी चल रहा है, एक पोटेंशियल गिवन था, तो जिसमें एक वेव फंक्शन गिवन था और पूछा गया था कि एनर्जी का वैल्यू क्या होगा। और आपको पता भी है कि जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है ट्रंकेटेड हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए 1 डायमेंशन में, वो होता है कि 2n + 3√2 of A²ω, for where the n is n values are 0, 1, 2 all integers, ठीक है। 0 से इंक्लूड होके जब लिखा जाता है कि ऑड इवन दोनों को लेके, तो ट्रंकेटेड हार्मोनिक ऑसिलेटर 1 डायमेंशन केस में जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि 2n + 3√2 A²ω, ठीक है। तो देखिए अभी बोला गया है कि एनर्जी का एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होगा। तो एनर्जी का एक्सपेक्टेशन वैल्यू पूछा गया था, तो दैट मीन्स क्या होगा कि जो होता है कि समेशन ओवर ऑफ PI और एक इसके साथ EI, ठीक है। तो इसको करना है बस, इसमें से आपको जो लिखना है, देखिए जो वेव फंक्शन है ψ0 एंड ψ1, तो ψ0 के रेस्पेक्टिवली जो प्रोबेबिलिटी आएगा P0 और उसके साथ कि E0, और उसका जो रेस्पेक्टिवली एनर्जी है मैंने उसको E0 कंसिडर किया। तो सिमिलरली P1 ऑफ E1, यहाँ से जो प्रोबेबिलिटी आ रहा है कि जो फ्रैक्शन है उसका मोड स्क्वायर, सो दैट मीन्स 1/5 का स्क्वायर, सो दैट मीन्स 1/5, और उसमें से मल्टीप्लाई होके जो आ रहा है कि E0 का वैल्यू जो आ रहा है एक्चुअली क्या होगा कि N0 के लिए 3/2, ठीक है। और इसमें बोला गया था ψ0 जो है ग्राउंड स्टेट, ψ1 जो है फास्ट एक्साइटेड स्टेट। तो इसमें प्लस इसके लिए क्या आएगा कि 4
5 मल्टीप्लाई ऑफ साई 1 का जो वैल्यू आएगा, एन का वैल्यू 1 करने से, और 2 + 3/2 दैट मीन्स 7/2। ठीक है, क्या होगा कि 7/2 a² ओमेगा। क्लियर? तो उसमें आपको ऐड करना है, और इसमें देखिए कि मैंने यहाँ पे वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है कि नहीं वो मैंने टेस्ट नहीं किया, बट यहाँ पे देख के पता चल रहा है कि ये नॉर्मलाइज्ड है। ठीक है, ये आप देख भी सकते हो ये नॉर्मलाइज्ड है, तो आपको नॉर्मलाइजेशन करने का ज़रूरत नहीं है, तो मैंने डायरेक्ट ए लिखा। तो इसमें आपको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ रहा है, देखिए नीचे में तो 10 आ रहा है, 5 मल्टीप्लाई ऑफ 2, एंड उसमें ऊपर में जो आ रहा है 3 + 28। सो दैट मीन्स इसका जो आंसर होगा 31/10 ऑफ a² ओमेगा। ठीक है, तो ये जो एनर्जी का एक्सपेक्टेशन होगा इस सिस्टम में वो क्या होगा, 31/10 a² ओमेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से, द डेंसिटी ऑफ स्टेट्स डिपेंड्स ऑन एनर्जी इन 1 डायमेंशन। तो क्वेश्चन में क्या था कि 1 डायमेंशन बोला गया था, तो फॉर 1 डायमेंशन के लिए जो डेंसिटी ऑफ स्टेट होता है, जैसे आपने उसको डिफाइन किया है कि जी से डिफाइन करते थे क्लास के समय। ओके, तो क्या है डेंसिटी ऑफ स्टेट एनर्जी के फॉर्म में जी से डिफाइन किया जाता है, और उसका जो फॉर्म होता है कि जी वो क्या होता है कि 1/2 फॉर 3 डायमेंशन के लिए, और 2 डायमेंशन के लिए जो होता है कि e⁻0 जो डिपेंड नहीं करता है एनर्जी से, और 1 डायमेंशन के लिए ये भी आपने डिफाइन किया था कि e⁻⁻½ फॉर 1D के लिए। ठीक है, तो यही होता है डेंसिटी ऑफ स्टेट इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, बट यहाँ पे 1 डायमेंशन पूछा गया था, तो इसलिए इसका जो रिजल्ट होगा कि ऑप्शन सी इज प्रोपोर्शनल टू 1/√E। ठीक है, तो 3 डायमेंशन में पूछा जाता तो e⁻½ होता, तो बट यहाँ पे 1 डायमेंशन में पूछा गया है, तो इसलिए प्रोपोर्शनल टू 1/√E। ठीक है, और एक क्वेश्चन था क्वांटम मैकेनिक्स से, जो था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ -a² फॉर द स्टेट √3/5 √2/5 फॉर द ASZ। तो ASZ के लिए जो स्टेट गिवन है और ये जो वैल्यू है, तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो देखिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ -a² फॉर द स्टेट जो है मैंने उसको साई डिफाइन किया, तो उसके लिए क्या होगा। तो प्रोबेबिलिटी जो होगा कि आपका जो होगा कि दिस इज 0 1, ये -a² के लिए लिखा गया है। ठीक है, 0 1, और उसमें क्या होगा जो स्टेट था कि 3/5, और यहाँ पे जो था कि 2/5, इसका मल्टीप्लाई होगा 2 मैट्रिक्स का, और उसमें जो रिजल्ट आएगा उसका मॉड स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें से जो रिजल्ट आएगा कैलकुलेट करने से जो आ रहा है एक्चुअली 2/5। जो ऑप्शन था 4, तो इसमें एक ऑप्शन ऐसे था कि 2/5, तो वो इस प्रॉब्लम का करेक्ट आंसर होगा। तो सिर्फ क्या करना है, -a² के लिए जो स्टेट होता है उसी को लिखना है, और प्रोबेबिलिटी निकालने का जो तरीका होता है क्या है कि वो स्टेट को लिख के और उसका क्या करना है कि ब्रा के फॉर्म में लिखना है, और जो स्टेट गिवन है वो साई मैंने डिफाइन किया, साई इसको लिखा, तो उसमें पाने का जो एक्चुअल प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि ब्रा ऑफ साई ऑफ कैट ऑफ साई। ओके, तो अलग होता है, तो ठीक है, साई नॉट ऐसे करके कि साई नॉट को साई पे पाने का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो क्या होता है, इसका मॉड स्क्वायर। ठीक है, तो वो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, तो उसमें से जो रिजल्ट आ रहा है 2/5। मॉलिकुलर फिजिक्स से क्वेश्चन आया था ऐसे कि फाइंड द रोटेशनल एनर्जी रेशियो फॉर j = 4 एंड j = 7। मतलब क्या है कि j = 4 और j = 7 के लिए आपको कैलकुलेट करना है रोटेशनल एनर्जी, और उसमें रेशियो निकलना है देन। ठीक है, तो कैसे करेंगे कि रोटेशनल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, तो वो एक्चुअली क्या होता है, उसको पहले लिखना है कि EJ = जो होता है J
ऑफ जे प्लस 1 और इसके साथ BHC। ठीक है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना था। तो क्या है देखिए कि EJ अर्थात जो है कि एक्चुअली रोटेशनल एनर्जी जो डिपेंड करता है J से। ठीक है, तो इसलिए EJ से डिफाइन किया जाता है। तो वो जो होता है एक्चुअली J ऑफ J प्लस 1 BHC। ठीक है, तो देखिए क्या आ रहा है, तो EJ इज प्रोपोर्शनल टू ऑफ एक्चुअली J ऑफ J प्लस 1 और यहाँ पे जो B है एक्चुअली B जो होता है रोटेशनल कांस्टेंट होता है, उसका जो वैल्यू होता है h/8 पाई स्क्वायर IC। I जो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और जो H और C है वो जैसे यूज होता है प्लैंक कांस्टेंट और C जो वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, तो इसमें देखिए कि एक ही मॉलिक्यूल के लिए बोला गया था, तो इसलिए I का वैल्यू तो कोई चेंज नहीं होगा। सिर्फ J का डिपेंडेंसी देखें तो क्या आ रहा है कि EJ इज प्रोपोर्शनल टू J ऑफ J प्लस 1। तो आपको क्या करना था कि E4 एक बार EJ ऐसे लिखना था, तो इक्वल टू जो आ रहा है देखिए इसके लिए क्या होगा, E4 के लिए J का वैल्यू 4 होने से 4 ऑफ 4 प्लस 1 एंड देन यहाँ पे जो होगा कि 7 ऑफ 7 प्लस 1। तो इसको सॉल्व कर लीजिए कि 4 मल्टीप्लाई ऑफ 5 एंड डिवाइडेड बाय 7 और मल्टीप्लाई ऑफ 8। तो इसमें से क्या आ रहा है कि 4 2 ज़ा 8, सो दैट मीन्स 5 अंडर 14। तो इसका आंसर होगा कि 5 अंडर 14। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था सॉलिड स्टेट फिजिक्स से। फाइंड द रेशियो ऑफ द डिस्टेंसेस ऑफ द सेकेंड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि NRD, इसका मतलब है कि नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस एंड द फास्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस फॉर द FCC। तो FCC एक क्यूबिक क्रिस्टल होता है, तो जहाँ पे आपने वो स्टडी भी करके गया था। तो देखिए कि नियरेस्ट नेबर का डिस्टेंस पूछा गया है, तो फास्ट जो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस होता है और FCC के लिए वो क्या होता है कि A अंडर, मैंने उसको R1 से डिफाइन किया, वो होता है कि A अंडर √2, जहाँ पे A जो होता है कि लैटिस पैरामीटर और क्यूबिक के लिए सारे लैटिस पैरामीटर क्या होता है कि सेम होता है। ठीक है, X हो Y हो Z हो, डिफरेंट डायरेक्शन में भी क्या होता है लैटिस पैरामीटर सेम होता है। तो FCC तो एक क्यूबिक क्रिस्टल ही है। ठीक है, तो फास्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या होता है फॉर FCC के लिए A अंडर √2 और सेकेंड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस जो होता है मैंने उसको R2 से डिफाइन किया, तो उसका जो रिजल्ट होता है एक्चुअली क्या होता है कि A होता है। इसको करना बहुत आसान है। देखिए कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक का मतलब होता है कि फेस में, हर एक फेस में, फेस के सेंटर में एक क्या होगा कि एक एटम रहेगा और इस कॉर्नर पे एक एटम रहेगा। ठीक है, तो आप इसको कंसीडर करिए, इससे आप डिफाइन करिए कि फास्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस इसके कौन हो रहा है। ठीक है, तो देखिए, तो इसमें से जो फास्ट नियरेस्ट डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, यही होगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू जो आ रहा है कि A अंडर √2। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट देखिए, इसको करना बहुत आसान है। तो A तो क्या है कि A है और A भी A है, तो इसका मतलब है कि A अंडर 2, ये जो यहाँ पे ट्रायंगल बना, आप इसको ABC नाम दे दे, तो क्या होगा देखिए, वो आसान से कैलकुलेट कर सकते हैं कि AB का वैल्यू है A अंडर 2 और BC का वैल्यू है कि A अंडर 2। तो उसमें से एक राइट एंगल यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसलिए जो R1 का वैल्यू होगा, R1 का मतलब ये जो वाला जो डिस्टेंस है यही तो है कि फर्स्ट नियरेस्ट नेबर, और जो सेकेंड नियरेस्ट नेबर होगा वो क्या होगा कि आप इसको कंसिडर करें, तो इसके साथ सेकेंड नियरेस्ट नेबर का मतलब है जो फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस है उससे ज़्यादा डिस्टेंस होगा, तो वो ज़्यादा जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, तो एक्चुअली A होगा। ठीक है, ऐसे कभी बार ये भी पूछा जाता है कि फास्ट नियरेस्ट डिस्टेंस में जो कितना नंबर है
एटम, जिसको कोऑर्डिनेशन नंबर बोला जाता है। ठीक है, तो अभी जो देखिए कि इसमें जो रेशियो निकलना था कि ए अंडर रूट 2 अंडर ए, एक्चुअली पूछा गया था शायद सेकेंड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस अंडर फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। तो इसमें जो हो रहा है कि रूट 2। ठीक है, तो रिजल्ट जो आएगा रूट 2। तो गामा रे से एक क्वेश्चन आया था न्यूक्लियर फिजिक्स से कि क्वेश्चन शायद ऐसे था कि फॉर द अलाउड ट्रांजिशन जो मोड्स होगा वो कैसे होगा कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक जो मल्टी मोड्स होता है वो क्या क्या होगा, शायद ऐसे ही क्वेश्चन था। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, जो ट्रांजिशन गिवन था 702 प्लस से 302 प्लस। तो आपको यहाँ पे देख के पता चल रहा है कि जो यहाँ पे जो एक्चुअली जो पैरिटी है तो क्या है कि सेम ही है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं थोड़ा डिस्कशन कर रहा हूँ बेसिक से। जो होता है एक्चुअली क्या है कि जे आई ऑफ पाई आई से जे एफ ऑफ पाई एफ, तो ऐसे होता है ट्रांजिशन। और उसमें आपको देखना है कि पैरिटी चेंज हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए कि पैरिटी तो चेंज नहीं हो रहा है, प्लस था पहले भी इनिशियल में और फाइनल में भी प्लस ही था, प्लस ही है। ठीक है, तो इसलिए पैरिटी नो चेंज, तो नो चेंज हो रहा है पैरिटी। तो फिर आपको क्या करना था, इसमें से कैलकुलेट करना था कि डेल्टा जे का वैल्यू क्या होगा। जो डेल्टा जे का वैल्यू जो होता है कि जे आई प्लस जे एफ का मॉड वैल्यू से लेके जे आई माइनस ऑफ जे एफ तक। ठीक है, तो यही तक होता है और इसमें जो रिजल्ट आएगा वही आपको देखना है। और जो कि एक्चुअल जो फॉर्म होता है कि ए वाला फॉर्म एक्चुअली देखिए कि ऐसे करके आपको याद रखना है कि कौन सा मल्टीमोड्स एक्चुअली अलाउड होगा। तो ए मैंने लिखा कि फॉर द नो पैरिटी चेंज के लिए, नो पैरिटी चेंज, इस ये क्या है एक्चुअली याद रखने का तरीका है बस, और कुछ नहीं है, नो पैरिटी चेंज। और यहाँ पे ए भी होता है कि पैरिटी चेंज जो होता है तो उसके लिए जो डायग्राम होता है एक्चुअली इसका रिवर्स होता है। ठीक है, ऐसे करके। बट यहाँ पे क्या था कि पैरिटी नो चेंज, तो इसके लिए जो एक्चुअल फॉर्म होगा तो वो ऐसे होगा। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगा और इसमें जो लिखा जाता है ये जो वैल्यू है एक्चुअली m1 और इसमें जो वैल्यू लिखा जाता है कि E1 ए मैग्नेटिक के लिए और ए ऊपर में क्या है इलेक्ट्रिक के लिए। ठीक है, तो ऐसे करके ए भी लिखा जाता है कि E2 और ए क्या होता है कि E3, ए होता है E4 देन E5, ऐसे करके चलता है। तो यहाँ पे सिमिलरली M2, M3, M4 एंड M5 ऐसे करके चलता है। ठीक है, तो ये तरीका है आपको याद रखने का कि पैरिटी चेंज होने के समय क्या है कि ये डायग्राम फॉलो करता है और पैरिटी चेंज ना होने से ये डायग्राम फॉलो करता है। ठीक है, तो मैंने वो यहाँ पे पैरिटी चेंज नहीं हो रहा है तो इसलिए मैंने ये वाला डायग्राम को उठाया है अलग से। तो देखिए क्या क्या अलाउड होगा। तो M1 है यहाँ पे और इसमें जो येलो जो मैंने कलर यूज़ किया है तो इसमें से जो अलाउड है वो वाला ग्राफ को सिर्फ उठाइए तो M3 आएगा। तो सिमिलरली ए भी क्या आएगा E4 और इसमें जो आएगा M5 एंड देन E5 ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो फिर आपको क्या देखना था कि डेल्टा जे का वैल्यू क्या होगा। तो क्वेश्चन में देखिए क्या है कि 702 से 302, तो इसमें आप ऐड करेंगे तो जी आई प्लस जी एफ जो आएगा वो क्या आ रहा है कि 10/2 दैट मीन्स 5 आएगा। तो डेल्टा जे का जो वैल्यू आ रहा है कि 5 प्लस करने से दोनों को और सब्सट्रैक्ट करने से जो आएगा आपका रिजल्ट वो है कि 2। ठीक है, बट इसमें जो लिखना है कि इसके अंदर जो इंटीजर है उसको भी लिखना पड़ता है तो वो भी अलाउड होता है। तो 5432, तो इसका मतलब है कि 5432 ये अलाउड है। ठीक है, तो इसका मतलब है जो जो मल्टीमोड्स यहाँ पे शो करेगा वो क्या है कि A2 2 बोला गया है
तो इसलिए E2 को सिलेक्ट करिए। 1 यहाँ पे नहीं आ रहा है डेल्टा जे का वैल्यू, तो ए वाला जो रिजल्ट ए नहीं होगा, A2 होगा। और उसके साथ 3 जो है M3 को डिफाइन करेगा, 4 जो है E4 को डिफाइन करेगा और 5 जो है M5 के डिफाइन करेगा। तो एक्चुअली कौन कौन सा एक्चुअली अलाउड है, तो इसके लिए ये आंसर सही है। बट ऐसा है कि ऐसा एक्चुअली A6 होगा, ठीक है, दोनों एक नहीं होगा, ठीक है। तो E6 तो नहीं होगा। तो देखिए, तो A4 एक्चुअली अलाउड है, बट क्वेश्चन में अलाउड कौन सा है ये पूछा गया तो ठीक है A4 होगा। बट ऐसा होगा कि ऑप्शन में 4 ना देके 1 और 2 को डिफाइन किया गया था, तो तब क्या होगा कि आपको सिलेक्शन जो रूल होता है उसको लगाना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में से कौन सा डोमिनेट करता है, ठीक है। अलाउड पूछा गया था तो इसलिए ये जो 4 ऑप्शन है E2, M3, M4, M5, वो जो ऑप्शन में था वही करेक्ट होगा। एक क्वेश्चन था अल्फा डीके से, बोला गया था कि Rn 88224 से एक अल्फा डीके कर रहा है, तो उसमें जो रिएक्शन है उस रिएक्शन में जो Q वैल्यू है वो गिवन था, ये डाटा गिवन था। ये एक्चुअली याद नहीं है क्या था, एक्चुअली मेरे को ये डाटा नहीं मिला। तो काइनेटिक एनर्जी पूछा गया था क्वेश्चन एक्चुअली कि अल्फा जो निकल रहा है यहाँ से, तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। तो देखिए कि x ऑफ AZ से एक अल्फा पार्टिकल निकलता है। अल्फा का मतलब है कि हीलियम 24, एक अल्फा पार्टिकल निकलने से इसमें क्या होता है कि जो मास नंबर होता है x का, वो क्या होता है कि 4 डिक्रीज हो जाता है, और एटॉमिक नंबर जो होता है कि जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है कि Z-2 हो जाता है, ठीक है। पर एटॉमिक नंबर से भी 2 नंबर डिक्रीज हो जाता है, मास नंबर से 4, और ऐसे करके ये एक्चुअली एक अल्फा डीके का रिएक्शन क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट था वहाँ से आप ऐसे करके लिख सकते थे, ठीक है। तो फिर ये तो पता ही होगा कि काइनेटिक एनर्जी, ये जो अल्फा पार्टिकल है इसके लिए क्या होता है। तो काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल के लिए क्या होता है, देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है कि इक्वल टू जो होता है कि A-4 अंडर A और मल्टीप्लाई ऑफ द Q वैल्यू ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। तो जो क्वेश्चन में गिवन था कुछ, ठीक है। तो A-4 इसका मतलब है कि A एक्चुअली पहले A था, तो 2 to 4 minus 4 दैट मीन्स 220 अंडर 2 to 4 और मल्टीप्लाई जो Q वैल्यू गिवन था उसको मल्टीप्लाई करने से अल्फा पार्टिकल का जो काइनेटिक एनर्जी वो आपको मिल गया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन था, तो एक डाटा एक्चुअली स्टूडेंट को भी पता नहीं है, मतलब याद नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना था ए प्रॉब्लम को। सॉलिड से क्वेश्चन पूछा गया था डिफ्रैक्शन से कि फॉर ए टेट्रागोनल क्रिस्टल, और जहाँ पे कुछ ऐसे गिवन था कि जो प्लेन था एच स्केल इक्वल टू 110 के लिए, और लैम्डा जो यूज हो रहा है कि 1.29 एंगस्ट्रॉम, और A इक्वल टू B का वैल्यू 2.42 एंगस्ट्रॉम, C का वैल्यू 1.74 एंगस्ट्रॉम। तो पूछा गया था कि फास्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन पीक थीटा का कौन सा वैल्यू पे आएगा एक टेट्रागोनल क्रिस्टल के लिए। तो पहले क्या करना था कि फॉर टेट्रागोनल क्रिस्टल के लिए एक्चुअली क्या होता है कि A इक्वल टू तो B होता है बट नॉट इक्वल टू C होता है, ठीक है। तो यही कंडीशन है टेट्रागोनल क्रिस्टल का कि 2 साइड इक्वल होता है बट थर्ड साइड जो होता है वो दोनों से इक्वल नहीं होता है। तो देखिए क्वेश्चन में जो गिवन डाटा था उससे भी पता चल रहा है कि ये टेट्रागोनल क्रिस्टल ही है। तो पहले आपको क्या करना था कि थीटा कैलकुलेट करने के लिए बोला गया था। तो इसमें जो रिलेशन होता है कि ब्रैग्स लॉ जो होता है एक्स-रे RD पे और एक्स-रे डिफ्रैक्शन पे, वहाँ पे क्या होता है कि 2D साइन थीटा इक्वल टू n लैम्डा। और क्वेश्चन में बोला गया था कि फास्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन को फाइंड आउट करना है। तो
तो इसलिए इनका वैल्यू 1 करेंगे, लैम्डा तो गिवन ही है। और डी जो निकालना होता है कि डी का वैल्यू क्या होता है, एक्चुअली मैंने इसको 1/d² लिखा है। तो 1/d² क्या होता है, फॉर द टेट्रागोनल क्रिस्टल के लिए h²k² प्लस l² ए स्केल क्वेश्चन में गिवन था। ए और बी दो इक्वल है, इसलिए h² + k² ऐसे लिखा जाता है। और सी का वैल्यू भी गिवन था, तो इसमें से आप डी का वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, इसमें से डी का वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। देन देखिए कि साइन थीटा इक्वल टू क्या मिल रहा है कि λ/2d। डी का जो वैल्यू यहाँ पे आएगा वो यहाँ पे यूटिलाइज करिए, देन थीटा का वैल्यू आ जाएगा। जो ऑप्शन था उसमें आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना था कि ए जो वाला एक्चुअली डी का जो फॉर्मूला होता है, डी जो होता है एक्चुअली इंटरप्लानर स्पेसिंग जो क्यूबिक के लिए होता है कि ए 1/√h² + k² + l², ऐसे ना होके ये थोड़ा चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे दो साइड्स इक्वल है बट थर्ड साइड इक्वल नहीं है, तो इसलिए ए वाला फॉर्मूला आपको यूज़ करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, एक फोर्स गिवन था, फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था कि पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए कि फोर्स और पोटेंशियल के बीच में जो रिलेशन होता है वेक्टोरिकली, वो क्या होता है कि फोर्स इक्वल टू dV/dx। एक्चुअली dV/dx होता है 1 डायमेंशन केस में, तो इन जनरल डेल ऑफ v। ठीक है, जिसको बोला जाता है कि ग्रेडियंट ऑफ v। तो देखिए कि तो फिर यहाँ से फोर्स को आप लिखेंगे तो Fxi प्लस Fy ऑफ j प्लस Fz ऑफ k, सो दैट इज इक्वल टू जो मिल रहा है ∂V/∂x और इसके साथ i, तो ऐसे करके प्लस ∂V/∂y ऑफ j प्लस ∂V/∂z ऑफ k, ऐसे रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो दोनों से कंपेयर कर लीजिए, तो क्या मिल रहा है कि Fx इक्वल टू जो क्या है कि फोर्स का x कंपोनेंट है, तो इक्वल टू क्या आ रहा है कि -∂V/∂x। तो यहाँ से आप क्या करें कि कंपेयर करें, तो क्या है क्वेश्चन में कि Ax का जो वैल्यू है वही Fx है, तो इक्वल टू क्या है, तो फिर -∂V/∂x। तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए कि v का वैल्यू क्या होगा, तो ∂V इक्वल टू -(AX/∂x) आएगा। तो v का वैल्यू जो आएगा माइनस ऑफ, इसको इंटीग्रेट करने से x²/2 एक कांस्टेंट आएगा, मैंने उसको c1 कंसीडर किया। तो ऐसे करके Fy भी होगा, Fy जो होगा कि -(∂V/∂y), और इसमें जो ये c1 कांस्टेंट है वो y एंड z से बना हुआ है। ऐसे करके कि c1, c2, c3 हर एक फंक्शन जो कंपोनेंट है उसमें से आएगा, जो लास्ट टाइम जो रिजल्ट लिखने से वो एक्चुअली लिखने नहीं पड़ेंगे। ठीक है, तो v का वैल्यू क्या होगा, ये कांस्टेंट विदाउट कांस्टेंट से लिखना होगा। तो देखिए इसमें भी आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पे भी तो Fy क्या है कि Ay है, जो यहाँ पे Ax था, तो इसमें जो रिजल्ट आएगा v इक्वल टू एक्चुअली -(Ay²/2 प्लस एक कांस्टेंट आएगा c2। ऐसे करके z पे भी लिखेंगे तो v इक्वल टू क्या आएगा कि -(AZ²/2 प्लस c3। बट आंसर जो टोटल पोटेंशियल होगा, एक्चुअली जो पोटेंशियल होगा सिस्टम में, तो क्या होगा कि एक कांस्टेंट विदाउट कांस्टेंट के फॉर्म में लिखना है, तो जो होता है कि a कॉमन लीजिए a/2, तो x² प्लस y² प्लस क्या है कि z², ये ही रिजल्ट आएगा। ठीक है, पोटेंशियल जो आएगा -(A/2 x² प्लस y² प्लस z²। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो एक सिस्टम में जो TS डायग्राम गिवन था। ठीक है, जो क्या था कि ऐसे एक फिगर गिवन था, उसमें बोला गया था वो इंजन के लिए जो एफिशिएंसी होगा वो क्या होगा। तो TS डायग्राम के लिए जो एफिशिएंसी होता है, एक्चुअली जो एफिशिएंसी होता है कि वर्क डन अंडर
इनपुट में जो हीट लगता है, मतलब क्या है कि जो एक्चुअली हीट पहले आपने गिवन किया है, ठीक है, इनपुट हीट जो होता है Q। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो तरीका होता है TS डायग्राम के लिए, जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, जो एक्चुअली इसका जो एरिया होता है, तो मैंने इसको ABC ट्रायंगल बना सोच के, तो क्या करेंगे कि अभी जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, मैंने यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट पहले भी कराया है, ठीक है, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो ट्रायंगल हो रहा है तो उसका एरिया डिवाइडेड जो हीट होगा, इनपुट हीट जो होता है, तो क्या होगा, जो हीट एब्जॉर्ब करता है तो वो क्या होगा कि ये जो एरिया यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, ये जो वाला एरिया ट्रायंगल का, ये एरिया और उसके साथ इसके अंडर जो नीचे वाला जो एरिया कवर कर रहा है उसको भी आपको लेना है, ठीक है, एरिया अंडर द कर्व। तो ए एरिया भी लेना है जो ABC ट्रायंगल का एरिया है, और उसके नीचे में जो बन रहा है उसका भी रिजल्ट लेके टोटल करके आपको क्या आएगा, Q आएगा, ठीक है। तो क्या होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस वो इसको आप ऐसे दे दीजिए कि BCDE एक रेक्टेंगल का एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ एक रेक्टेंगल जो है कि BCD और E। तो इसको कैलकुलेट करिए, एरिया क्या होगा, देखिए कि ट्रायंगल ABC के लिए जो होगा हाफ ऑफ बेस जो है एक्चुअली BC जो है कि 1000 माइनस 500, सो दैट मीन्स 500 और मल्टीप्लाई ऑफ हाइट जो है एक्चुअली 100, 400 माइनस 300, तो ये एरिया आ गया। और यहाँ पे भी ये एरिया यूज होगा, ठीक है। इसके अलावा भी और एक एरिया आएगा जो एरिया अंडर द कार्व। सो ये जो एरिया बन रहा है इस कार्व का, तो उसके नीचे में जो एरिया है उसको भी लेना है। तो प्लस क्या होगा कि आपका जो है कि 500 मल्टीप्लाई ऑफ 300, तो प्लस 500 मल्टीप्लाई ऑफ 300। तो इसको कैलकुलेट करने से मेरे को जो मिल रहा है, तो कैलकुलेट आप भी कर लीजिए। हो सकता है कि मैंने जल्दी किया है तो कैलकुलेशन में थोड़ा चेंज भी हो सकता है। रिजल्ट जो मेरे को मिल रहा है, मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके देखा है कि 0.625। तो एक्चुअली एफिशिएंसी बोला गया था, एफिशिएंसी परसेंटेज में पूछा जाता है, तो इसके लिए इसका जो रिजल्ट आएगा 62.5% मेरे को मिल रहा है। तो आप लोग एक कैलकुलेशन थोड़ा एक बार चेक कर लीजिए। तरीका तो वही होता है, तो रिजल्ट जो आएगा 62.5% आ रहा है मेरे को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, बहुत आसान था। एक क्वेश्चन था कि जो एक गिवन सर्किट था, जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, तो उसमें बोला गया था कि इसमें जो इनपुट है AB, वो इनपुट AB का वैल्यू 1 होगा तो आउटपुट क्या होगा। तो इस सर्किट जो गिवन था इसको थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन करिए और सिंप्लीफाई करिए, क्या आ रहा है रिजल्ट देखिए आउटपुट में कि A यहाँ पे आ रहा है, बट ये जो B है ये एक नॉट गेट यहाँ पे गिवन था, तो नॉट गेट से क्या होगा कि B बार आ जाएगा। और इसमें जो आ रहा है कि A आ रहा था, बट एक नॉट गेट गिवन है, तो A भी क्या होगा कि A बार आएगा, और ये तो B ही है, तो A एंड गेट है, तो इसलिए इसका जो रिजल्ट आएगा AB बार, और A एक एंड गेट है, तो इसमें जो रिजल्ट आएगा A बार B। तो ये दोनों एक और गेट से कनेक्ट है, और गेट से जुड़ा गया है, तो इसमें जो आउटपुट आएगा और गेट का मतलब होता है कि A और B, तो A वाला वैल्यू और प्लस क्या होगा कि A बार B, जो एक्चुअली क्या होता है एक्सक्लूसिव और गेट होता है। तो ठीक है, अभी कौन सा गेट होगा वो तो नहीं पूछा गया है। तो क्या है कि ये जो कंडीशन गिवन था इनपुट पे, तो A = 1 एंड B = 1, तो इसमें आप जो रिजल्ट आ रहा है आउटपुट पे, यहाँ पे आप पुट करेंगे तो क्या आएगा देखिए कि A = 1 मल्टीप्लाई ऑफ B बार का मतलब B तो 1 ही है, तो 0 प्लस A बार का मतलब 0 और मल्टीप्लाई ऑफ 1, 0 से जो भी मल्टीप्लाई करे
तो क्या होगा कि 0 होगा, तो 0 + 0 0, तो आउटपुट जो होगा इसका वो 0 होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था एटॉमिक फिजिक्स से, नंबर ऑफ फाइन स्ट्रक्चर कंपोनेंट फॉर 3p3d, तो कितना कंपोनेंट होगा फाइन स्ट्रक्चर में, तो ऑप्शन में गिवन था। तो देखिए इसको सॉल्यूशन कैसे करना था कि ये जो एक्चुअली है कि 3 जो वैल्यू गिवन है दोनों पे, ये एक्चुअली एन का वैल्यू है और पी डी डिफाइन कर रहा है कि एल से, ठीक है। तो देखिए कि एन का वैल्यू तो सेम है, बट एल का वैल्यू जो है यहाँ पे एक्चुअली जो है इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू है 1 1 करके, तो एक्चुअली जो है कि एल का वैल्यू इक्वल नहीं है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि P1 ऑफ 3D1, तो इसमें क्या है कि L का वैल्यू जो है 1, बट L1 का वैल्यू और L2 का वैल्यू जो है एक्चुअली 2 है, ठीक है। तो देन देखिए कि स्पिन का जो वैल्यू है कि हाफ, और इसमें भी जो स्पिन का वैल्यू है वो भी हाफ है। तो देन आपको क्या करना था कि जो L का वैल्यू होगा वो कैलकुलेट करना था। L का जो वैल्यू होता है कि L1 + L2 से, L1 + L2 का मॉड से लेके L1 - L2 का मॉड वैल्यू, और इसके अंदर जो इंटीजर आएगा वो भी लेना है विद डिफरेंस 1, ठीक है। तो देखिए क्या आ रहा है कि 3 और 1, तो इसलिए L का जो वैल्यू है 3 1 और उसमें 2 भी लेना है, तो L का जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है कि 3 2 1। देन आप इसमें से ये भी निकल सकते हैं कि S का वैल्यू क्या होगा। S जो होता है कि S1 + S2 से लेके S1 - S1 माइनस ऑफ S2 तक, तो जो होगा देखिए कि हाफ + हाफ 1 और हाफ - हाफ 0, सो दैट मीन्स जो S का वैल्यू आ रहा है यहाँ पे 1 और 0, ठीक है। तो चलिए, तो अभी कॉम्बिनेशन बनाइए कि क्या क्या आ रहा है। तो देखिए कि L का वैल्यू 1 और उसमें S का वैल्यू 0, और एक बार L का वैल्यू 1 तो S का वैल्यू 1, एंड देन L का वैल्यू 2 तो S का वैल्यू 0, एंड L का वैल्यू 2 एंड S का वैल्यू 1, और 2 होगा कि L का वैल्यू 3, S का वैल्यू 0, एंड देन L का वैल्यू 3, S का वैल्यू क्या होगा कि 1। तो ये टोटल कॉम्बिनेशन है, ऐसा अरेंजमेंट होगा, ठीक है। तो देखिए कि इसमें से जो एक्चुअली कंपोनेंट मिल रहा है वो क्या है, ठीक है। तो देखिए कि इसमें जो L मिल रहा है वो 1 है, तो इसके लिए जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन आएगा तो P होगा, कैपिटल P से डिफाइन किया जाता है, और मल्टीप्लिसिटी जो होता है 2s + 1 होता है, तो यहाँ पे S का वैल्यू 0 है, तो दैट मीन्स 2s + 1 जो होगा 1, और J का वैल्यू जो है क्या होगा कि J जो होता है L + S से लेके L - S तक, तो वो जो होगा देखिए 1 + 0 1 - 0 दैट मीन्स 1 होगा, ठीक है। तो ऐसे करके नेक्स्ट जो स्टेट है केस है उसके लिए क्या आएगा कि मल्टीप्लिसिटी 3 आ जाएगा, और यहाँ पे P आएगा, और L + S दैट मीन्स J का वैल्यू आएगा L + S से L - S, तो J का जो वैल्यू आएगा 2 से लेके 0, दैट मीन्स 2 1 भी अलाउड होगा, 2 1 0, ये आएगा 3P 2 1 0। तो यहाँ से क्या आ रहा है देखिए कि मल्टीप्लिसिटी तो 1 आ रहा है 2s + 1 से, और L का वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब है कि SPD, तो D होता है तब, ठीक है। तो और क्या होगा कि J का वैल्यू जो होगा सिर्फ 2 होगा, L + S करने से और L - S करो, जो भी करो, क्या होगा मोड वैल्यू, तो मोड वैल्यू से 2 आएगा, एक ही आएगा। और जहाँ पे S 0 होता है तो स्टेट कैसा मल्टीप्लिसिटी क्या होता है 1 होता है, तो ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे और भी 3 आएगा, कैलकुलेट कर लीजिए। D रहेगा, L का वैल्यू 2 है, और L + S करने से 3 और L - S करने से 1, तो 3 2 एंड 1 आएगा, और जो मल्टीप्लिसिटी आएगा 3। तो इसमें से कर लीजिए क्या होगा कि यहाँ पे L का वैल्यू 3 है, तो क्या होगा कि कैपिटल F आएगा, और जो मल्टीप्लिसिटी है 1, और जो J का वैल्यू है वो 3, ठीक है। और एक है कि ये जो स्टेट, ये जो कॉम्बिनेशन A बचा हुआ है, तो देख लीजिए यहाँ पे आएगा 3,
और एफ, और इसमें जो आएगा 4 से लेके 2 तक, तो दैट मीन्स 4 3 2। तो देखिए ये एक्चुअली आपको इतना टाइम नहीं देना था कैलकुलेट करने के लिए, तो यहाँ पे जो मिल रहा था ना एस का वैल्यू, तो वही से आप बोल सकते थे कितना होगा, क्योंकि एस का वैल्यू जब 0 होता है कि 2s + 1 से आपको मिलेगा 1, एंड 2s + 1 जब एस का वैल्यू 1 होगा तो मिल रहा है 3। तो यहाँ पे तो एस का वैल्यू 0 और 1 मिल रहा था, तो जहाँ पे एस का वैल्यू 0 है वहाँ से 1 आएगा, और जहाँ से 1 का वैल्यू क्या, जहाँ से एस का वैल्यू 1 है तो वहाँ से 3 आएगा। तो देखिए एस का वैल्यू 3 कितने बार आएगा कि 1 1 1, एस का वैल्यू 3 बार 1 है, तो उसके लिए इस केस में क्या होगा कि 3 बार 3 टर्म आएगा और 3 कंपोनेंट आएगा, तो 3 × 3 9, और ये जो एस = 0 3 बार हुआ है जो केस है, तो इसलिए क्या होगा कि वो उससे क्या होता है कि एक करके आता है कंपोनेंट, तो 9 + 3 दैट मीन्स 12 होगा। तो इसमें आप यहाँ से भी मैंने निकल दिया है, तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये 1 यहाँ पे 3 है तो 4, और एक है 5, ये 3 तो 8 9, और ये 3 टोटल मिलके 12 कंपोनेंट बना रहा है। तो इसका जो रिजल्ट होगा हुआ है एक्चुअली 12 करेक्ट है, ठीक है। और एक क्वेश्चन था मैंगनीज के लिए, न्यूक्लियर स्पिन क्या होगा। तो देखिए वो अकॉर्डिंग टू सेल मॉडल से आ जाता है। तो क्या होता है कि मैंगनीज जो होता है एक्चुअली उसका जो एटॉमिक नंबर होता है 25, और जो यहाँ पे गिवन था एक्चुअली देखिए कि एटॉमिक नंबर दैट मीन्स पी ऐसे भी लिख सकते हैं कि 25, और एन का वैल्यू जो आ रहा है 55 - 25 करने से जो आ रहा है 30। और अकॉर्डिंग टू सेल मॉडल जो ऑड आता है, ठीक है, पी और एन से, उसी को आपने ऑर्डरिंग सीक्वेंस से लिखते थे, तो वो लगा दीजिए। स्पिन निकालने के लिए बोला गया था, तो ऑर्डरिंग सीक्वेंस जो मिलता है सेल मॉडल से, वहाँ से आप पहले लिखिए कि ऑर्डरिंग सीक्वेंस क्या होता है कि 1s2 1p 302 4 1p half of 2 and then 1d 502 1d 502 6, और then 2s half 2 and then 1d 302 4, ठीक है। कितना हुआ है, तो और एक लगेगा, ठीक है। तो 1f of 702, यहाँ पे 8 होता है, बट आपको करना है 25, तो यहाँ तक तो 20 आ गया, ठीक है। जो एक्चुअली ऑर्डरिंग सीक्वेंस है 2 4 2 6 2 4, तो ये टोटल क्या आ रहा है कि 20, ठीक है, ये तो 20 आ रहा है। तो देन आपको क्या करना था, इसमें 8 रह सकता है मैक्सिमम, बट यहाँ पे 25 करने होगा। इसके लिए 5 यहाँ पे लिखिए। तो जो ऑट आ रहा है मतलब क्या है, जो क्या है कि अनफिल्ड है, उसी का जो ये वाला जो वैल्यू होता है वही डिफाइन किया जाता है कि वो न्यूक्लियर का स्पिन जो सेल मॉडल से एक्चुअली मिलता है, ठीक है। ये जो रिजल्ट है ये सेल मॉडल से मिलता है, तो इसमें जो नीचे वाला जो टर्म रहता है वही डिफाइन किया जाता है उस न्यूक्लियर का स्पिन। तो इसमें जो रिजल्ट होगा 7/2 होगा मैंगनीज का न्यूक्लियर स्पिन। और पैरिटी पूछा जाता वो भी आप कर सकते थे। पैरिटी जो होता है कि पाई इक्वल टू -1/L, यही फार्मूला होता है। तो एल जो यहाँ पे है एफ दिया गया है, एफ पे अनफिल्ड है, तो एस के लिए एल का वैल्यू 0, पी के लिए एल का वैल्यू 1, और डी के लिए एल का वैल्यू 2, और एफ के लिए एल का वैल्यू 3। तो पैरिटी पूछा गया था, तो ये वैल्यू क्या होगा कि -1/3, तो दैट मीन्स नेगेटिव। तो स्पिन पैरिटी पूछा गया है तो होगा 7/2 माइनस, और सिर्फ पैरिटी पूछा गया था तो क्या होगा 7/2। एक क्वेश्चन था कि एक मैट्रिक्स गिवन था, उसमें बोला गया था फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू क्या होगा। तो देखिए कि कोई भी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू निकलने का जो तरीका होता है, द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन A माइनस ऑफ लैम्डा ऑफ I इक्वल टू 0। ये एक्चुअली द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है आइगन वैल्यू फाइंड आउट करने का कोई भी मैट्रिक्स का।
जहाँ पे लैम्डा जो होता है आइगन वैल्यू होता है। तो एक आप लोग खुद कर सकते हैं। तो इस जो सेशन में मैंने 20 प्रॉब्लम कराया, एक्चुअली पहला सेशन में 5 प्रॉब्लम कराया था, इस सेशन में 15 कराया। तो अभी तक मेरे को ये क्वेश्चन, इतना क्वेश्चन मिला है। तो और भी किसी को कुछ क्वेश्चन याद है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। तो इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे।